गैसियस एक्सचेंज होता है वो दिन में होता है, और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों कर रहा है। तो रिस्पायरेशन के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की नीड है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस से मिल होता है। हम जानते हैं जो प्लांट का इंटरनल ऑर्गन होता है वो डेड होता है, जैसे लीफ है, लीफ में फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, इधर भी पोर है इधर भी पोर है, ठीक। इसमें जो सेल होती है लीव्स की वो आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर लेगी। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में हमें पढ़ने हैं 10 स्टेप, लेकिन काम हमको 3 करवाने हैं। और रिस्पायरेशन का जो मेन काम है वो होता है मेटाबॉलिज्म को चलाना। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमको हाइड्रोजन ही निकालना है। इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए हम 10 स्टेप तो पढ़ते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है सिर्फ एक स्टेप में निकलेगी, ठीक। बाकी जो 9 स्टेप होते हैं, 9 रिएक्शन जो चलती हैं, ये सिर्फ ग्लाइकोलिटिक पाथवे होता है, इसको पूरा करने के लिए हमने शुरू किया था चैप्टर रिस्पायरेशन इन प्लांट। लास्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे कि आगे जो हेडिंग है उसके बारे में जानेंगे। तो आगे हेडिंग पड़ी है डू प्लांट ब्रीथ, मतलब क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसका जवाब होगा यस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ इसका जवाब आप लिख लेंगे यस, ठीक। सबसे पहली बात, जो ब्रीथ का मतलब होता है उसका मतलब है गैसियस एक्सचेंज, और जो गैसियस एक्सचेंज है उसका मतलब है हमारे केस में, मतलब एनिमल्स के केस में CO2 का O2 का अंदर लेना और CO2 का बाहर करना। प्लांट के केस में भी सेम यही है, ठीक है। बस प्लांट जो है इस प्रोसेस को रात में करते हैं, दिन में उल्टा चलता है। दिन में क्या होता है, CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। सेम प्रोसेस जैसा हमारा होता है ऐसा ही प्रोसेस प्लांट में ही चलता है, लेकिन दिन में जो है ये प्रोसेस जो है उल्टा हो जाता है। हम लोग दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर करते हैं। और ये जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस प्लांट्स जो हैं ये सेम प्रोसेस रात में करते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर करते हैं, और दिन में इसका उल्टा करते हैं, CO2 अंदर करते हैं और ऑक्सीजन बाहर जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 10 टाइम ज़्यादा चलती है रिस्पायरेशन से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डे टाइम में जो CO2 की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और O2 की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। तो डे टाइम में जो है CO2 अंदर आती है और O2 बाहर जाती है, ठीक है। रात में आपको भी पता है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट है नहीं। लाइट जब नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो रात में जो होता है वो ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी रेट होती है प्लांट की वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो रिस्पायरेशन की रेट होती है, हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तेजी से चलता है, क्योंकि रिस्पायरेशन उसकी तुलना में कम रेट से चलता है, ठीक है। हमको भी पता है कि प्लांट जो है ब्रीथ करते हैं, ठीक, लेकिन उनके पास हमारे एनिमल, जैसे हम एनिमल्स हैं, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, और भी सारे सिस्टम है। इस तरीके से के सिस्टम जो है वो प्लांट के पास नहीं होते हैं, और इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं उसको हम डेवलप्ड सिस्टम बोलते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण जो है NCERT में 3 पॉइंट के माध्यम से जो है समझाया गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। NCERT में जो 3 पॉइंट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नो मोर नीड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये 3 पॉइंट के माध्यम से जो है NCERT ने हमको जो है समझाया है कि इनके पास जो डेवलप ऑर्गन सिस्टम होता है वो क्यों नहीं होता है। क्योंकि पहला हम डिस्कस करते हैं कि इनको जो है गैसियस एक्सचेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज होता है वो दिन में होता है, और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों कर रहा है। तो रिस्पायरेशन के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की नीड है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस से मिल जाती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से मिल जाती है, इसलिए डे टाइम जो होता है उसमें जो है इनको, जो प्लांट्स होते हैं उनको एनिमल्स की तरह जो है वो ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इन्होंने डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं रखा। लेकिन अगर नाइट की बात करें तो रिस्पायरेशन तो चल रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, क्योंकि रात में लाइट तो है नहीं। तो लाइट जब नहीं है तो फोटोसिंथेसिस रात में चल नहीं रहा है, लेकिन उस समय रिस्पायरेशन तो चल रहा होगा, ठीक। तो अब एटमॉस्फेयर से जो है वो ऑक्सीजन आएगी, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में आएगी, क्योंकि रिस्पायरेशन में जो है इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो खर्चा कैसे होगा। सेकेंड पॉइंट है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का वो नहीं होता है, ये होता नहीं है, ठीक, ये होता नहीं है।
क्योंकि प्लांट्स में जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 6 ही सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 6 ही सब्सटेंस ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दूसरा मिनरल्स हो सकता है, ये एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं। तीसरा फूड हो सकता है, चौथा हार्मोन हो सकता है, ठीक, और पांचवा जो है वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, और छठा जो है गैसेस हो सकती हैं, ठीक है। ये एनिमल्स के केस में, एनिमल्स के केस में ये सब होता है ट्रांसपोर्ट बॉडी में, मेनली 6 चीज़ें, ठीक। लेकिन प्लांट बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी में जो है मेनली सबका ट्रांसपोर्ट होता है, सिर्फ गैसेस और वेस्ट को छोड़ के, ठीक है। वेस्ट और गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जो वेस्ट होता है ये वेस्ट तो वैक्यूल में रह जाता है, प्लांट में वैक्यूल्स होती हैं उसमें चला जाता है, ठीक है। और गैसेस का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है होता नहीं है, ठीक। क्योंकि प्लांट, जैसे मान लीजिए प्लांट है, उसकी एक लीफ है, और अगर उस लीफ को अपने गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना है तो लीफ अपनी नीड का खुद ख्याल रखेगी, ठीक है। जैसे उसमें लीफ होती है, ऐसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, लीफ में पोर्स होते हैं, इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, तो लीफ अपनी जो जरूरत है उसका ख्याल वो खुद रखेगी, क्योंकि लीफ के पार जो होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं। इसी तरीके से स्टेम जो है वो अपनी जो उसकी नीड होगी उसका ख्याल वो खुद रखेगा, ऐसे रूट जो होगी वो अपनी नीड का ख्याल खुद रखेगा, ठीक है। क्योंकि जो बॉडी है प्लांट्स की उसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं या लेंटिसिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी मदद से ये प्लांट जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर के साथ जो होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं, तो इसीलिए इनको जो होती है ट्रांसपोर्ट के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड पॉइंट ये हुआ, ठीक। अब थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसका? जो थर्ड पॉइंट होता है उसमें होता है कि द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज even in large bulky plant is not great। ये पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में, सेम यही लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो जो प्लांट होता है, हम जानते हैं जो प्लांट का एकदम इंटरनल ऑर्गन होता है वो डेड होता है। जैसे लीफ है, लीफ में फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, इधर भी पोर है इधर भी पोर है, ठीक। इसमें जो सेल होती है लीव्स की वो आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर लेगी। लेकिन सोचिए एक स्टेम है जो मोटा सा है, स्टेम जैसे बहुत मोटे से प्लांट होते हैं, मोटे सा प्लांट है, लिविंग है, लेकिन जो इसका इंटरनल पार्ट होता है इसको हम वुड कहते हैं, इसको हम वुड कहते हैं। ये पार्ट वुड, ये पार्ट जो होता है ये डेड होता है, ठीक है। जब हम इसका टीएस पढ़ते हैं, ये टीएस है प्लांट का, जैसे बहुत मोटा सा प्लांट है जिसको हम ऐसे पकड़ भी नहीं सकते, वो प्लांट की बात करें, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डेड होता है। और जब उसकी टीएस हम पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि जो इंटरनल पार्ट होता है वो वुड होता है, और ये वुड जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है, और साथ में हम इससे हेल्प भी ले लेते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे बाहरी जो बाहर सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये सरफेस जो है ये कॉर्क है, कॉर्क। ये सरफेस भी जो होती है ये डेड होती है, और ये जो वुड है ये भी डेड होती है, ठीक। और इस कार्क में जो होते हैं ये पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं पोर्स होते हैं, कार्क में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऐसे। ये हो गए पोर्स कार्क में, ठीक, कार्क में हो गए पोर्स, ठीक है। और इस जो सेल है इसमें कार्क के नीचे जो है ये सुपरफिशियल पार्ट जो है इसमें सबसे ज्यादा सेल हैं, और यही लिविंग पार्ट है। जो प्लांट होता है यही लिविंग पार्ट होता है, सुपरफिशियल जो सेल्स होती हैं, और ये जो सुपरफिशियल सेल होती हैं इसमें होती है पैरेन्काइमेटस सेल, सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा की सेल होती हैं, पैरेन्काइमा की जो सेल होती हैं ये पैरेन्काइमा सेल होती हैं, ठीक है। और जो ये पैरेन्काइमा की सेल होती हैं इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गन बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये जो प्लांट बड़ा सा है, जैसे कि स्टेम हो गया, प्लांट का पार्ट हो गया, रूट हो गया, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं और जो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस ग्रोथ आज होके खत्म हो गई,
ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, ठीक है। तो अगर इनके इंटरनल हिस्सों में O2 की जरूरत पड़ती है, ठीक, तो ये इनके पास अगर सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो ये जो है अपना जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमको अगर ऑक्सीजन किसी पार्ट में ले जानी है ऑर्गन के, तो हम एक सिस्टम रखें, उस सिस्टम के थ्रू जो है हम ऑक्सीजन बाहर से रिसीव करते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हर सेल के पास पहुंच जाती है। लेकिन इनके पास जो होता है वो CO2 की जरूरत अगर पड़ती है तो सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप करते हैं, लेकिन इनके पार्ट जो इंटरनल पार्ट होते हैं ये पार्ट तो डेड होते हैं, ठीक। तो जितना भी लिविंग पार्ट है, जैसे ये लिविंग पार्ट है, ये पोर्शन जो कि वुड और कार्क के बीच में है, ये जो पार्ट होता है, जो सुपरफिशियल लेयर होती है, ये पार्ट जो होता है ये लिविंग होता है, ठीक है। तो लिविंग होता है तो ये लेंटिसिल जो होते हैं इसमें लेंटिसिल्स पाए जाते हैं, ये पोर जो होते हैं इसमें लेंटिसिल्स पाए जाते हैं, ठीक। ये जो कॉर्क की लेयर होती है, जो पोर होती है, इसमें लेंटिसिल्स पाए जाते हैं, ठीक। और ये लेंटिसिल जो होते हैं ये डायरेक्ट टच में है उसके एटमॉस्फेयर के, ये लेंटिसिल जो हैं ये डायरेक्ट टच होते हैं, एटमॉस्फेयर के टच में होते हैं, ठीक है। और इन्हीं लेंटिसिल से जो होती है ऑक्सीजन आती है अंदर, इन्हीं लेंटिसिल से ऑक्सीजन अंदर आती है, ठीक। और ये ऑक्सीजन जो है जब इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएगी, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है ये सेल्स को मिल जाएगी, ठीक। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन CO2 बनाती हैं, ये ऑक्सीजन CO2 बना के इंटरसेलुलर स्पेस में आएगी बाहर, उसके बाद यहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो सेल जो होता है वो रिस्पायरेशन करेंगे और रिस्पायरेशन जो करके वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं और CO2 भी लेंटिसिल के थ्रू जो होती है वो बाहर चली जाती है, ठीक। अब जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट के जो इंटरनल ऑर्गन हैं जो डेड हैं, इनको गैसेस एक्सचेंज की जरूरत तो होती नहीं है। जो लिविंग पार्ट है, सुपरफिशियल लेयर है, बस इन्हीं को जो है उस गैसेस एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। और इसमें भी जो लिविंग पार्ट है, इसमें भी मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल का है, ठीक है। और पैरेन्काइमेटस जो सेल होती है उसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, ठीक। और ये जो पैरेन्काइमेटस सेल हैं ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है किसके, एटमॉस्फेयर के, लेंटिसिल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से जो लेंटिसिल को लेके एक सवाल जो है वो बनता है, वो ये बनता है कि जो लेंटिसिल होते हैं इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो लेंटिसिल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज का, और स्टोमेटा का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपिरेशन का, ठीक है। अगर स्टोमेटा भी गैसियस एक्सचेंज करती है, लेंटिसिल भी गैसियस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन अगर स्टोमेटा में ट्रांसपिरेशन के दौरान अगर वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाए तो स्टोमेटा जो है अपने आप को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है दोनों में, लेंटिसिल और स्टोमेटा में डिफरेंस यही है कि लेंटिसिल जो होते हैं वो सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और स्टोमेटा जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन भी करते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसपिरेशन के दौरान अगर पानी का लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो वो अपनी स्टोमेटा बंद कर लेंगे, और जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो गैस का एक्सचेंज जो होता है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है, ये जो बताया मैंने, ये मेन डिफरेंस होता है लेंटिसिल्स और स्टोमेटा में, ठीक है। अब ये टॉपिक जो होता है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको आप NCERT से पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक। ग्लाइको मतलब होता है शुगर, ग्लाइको मतलब होता है शुगर, और लिसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक। ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में चलता है। ये प्रोसेस जो होता है कॉमन होता है, कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन में ये दोनों ये जो प्रोसेस होता है ये कॉमन होता है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि हम ग्लूकोज जो होता है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, इससे हम पायरुविक एसिड बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल, पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, फॉर्मूला इसका है C3H4O3, ये बनाते हैं, ठीक। और इसको 3 साइंटिस्ट ने जो है मिलके ये प्रोसेस को दिया था, ठीक।
जिनके नाम पे इसका नाम जो होता है, इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है एक साइंटिस्ट का नाम है गुस्टेव इम्बेडेन। दूसरे का है ओचो मेयरहॉफ, और तीसरे साइंटिस्ट का नाम है जे डॉट पारनास। इसकी वजह से इस प्रोसेस को जो है ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है, ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं साइंटिस्ट के ने मिलकर इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था या बताया था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ठीक, इसमें जो होता है ग्लूकोज का जो होता है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज जो होता है इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन जो होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में होता है। ठीक, प्लांट्स में जो होते हैं वो ग्लूकोज जो होता है डिराइव होता है सुक्रोज से, सुक्रोज से जो होता है वो ग्लूकोज डिराइव होता है। और ये जो ग्लूकोज होता है यही जो होता है फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, ग्लूकोज एक तो सुक्रोज से होता है या एक जो होता है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च से हो गया, स्टार्च या ग्लाइकोजन, इनसे भी जो है ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और ये जो सुक्रोज होता है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम काम करता है वो एंजाइम काम करता है इन्वर्टेज, जो चेंज करता है इसको इन्वर्टेज। ये एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, सेम एंजाइम। ठीक, और ये जो मोनोसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड और ये मोनोसेक्राइड, दोनों मोनोसेक्राइड है। ये दोनों मोनोसेक्राइड जैसे बनते हैं वैसे ही ग्लाइकोलिटिक जो पाथवे होता है उसमें इंटर कर जाते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है रेडियली इंटर इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज जो होता है वो फॉस्फोरिलेट होगा, इसमें फॉस्फेट आके जुड़ेगा, फ्रक्टोज में फॉस्फेट आके जुड़ेगा और ये चेंज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये चेंज होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। दोनों अलग अलग तरीके से इंटर होते हैं। ठीक है, वो हम जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, चलते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस पे। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लाइकोलिसिस में हमें पढ़ने हैं 10 स्टेप, लेकिन काम हमको 3 करवाने हैं। और रिस्पायरेशन का जो मेन काम है वो होता है मेटाबॉलिज्म को चलाना। रिस्पायरेशन का मेन काम ये नहीं होता है कि एटीपी बनाना, ठीक, वो तो साथ में बन जाते हैं। अगर रिस्पायरेशन का मेन काम एटीपी बनाना होता तो जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में जो है निकल जाती है। ठीक, तो वो निकलती नहीं अगर उसका मेन काम एटीपी बनाना ही होता है। रिस्पायरेशन का जो मेन काम होता है वो मेन काम सिर्फ ये होता है मेटाबॉलिज्म चलाना। रिस्पायरेशन का जो मतलब होता है, हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक, तो हमें जो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमको हाइड्रोजन ही निकालना है। इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए हम 10 स्टेप तो पढ़ते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है सिर्फ एक स्टेप में ही निकलेगी। ठीक, बाकी जो 9 स्टेप होते हैं, 9 रिएक्शन जो चलती हैं, ये सिर्फ ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो होता है इसको पूरा करने के लिए हम चलाते हैं। ठीक, तो जो 10 रिएक्शन है और इसमें जो 3 इवेंट है, तो अब इसमें हम जानते हैं कि पहला इवेंट क्या है। ठीक है, हमको पता है कि जो ग्लूकोज होता है वो एक तरीके का रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो जब भी किसी प्रोसेस में सबस्ट्रेट का यूज करना होता है तो हम सबसे पहले सबस्ट्रेट को जो है वो एनर्जी देके पहले उसको अनस्टेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोज को पहले एनर्जी देके उसको अनस्टेबल करेंगे। ठीक, दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम जब ये अनस्टेबल हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक, तो उसको तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन हमको निकालना है। और तीसरा काम, जितनी एनर्जी हमने शुरुआत में दिया है उतनी एनर्जी हमको बाद में वापस ले लेना है। ठीक, अगर सेल जो होती है अगर वो एनर्जी खर्च करे या एटीपी को बनाए, मतलब एनर्जी खर्च करना मतलब एटीपी खर्च करना या एटीपी को बनाना, तो हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक, तो जो ग्लूकोज को एनर्जी दी गई है एटीपी के फॉर्म में, और ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो मैंने सबसे पहले एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दी और ये ग्लूकोज अनस्टेबल हुआ, ग्लूकोज अनस्टेबल होके कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक, यहाँ पे हमने एक एटीपी जो है उसका यूज किया। ठीक, उसके बाद
ग्लूकोज जो होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो होता है वो आइसोमेराइज होता है। और जो ये पहला प्रोसेस है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने का, इसको एक एंजाइम के प्रेजेंस में किया जाता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। ठीक, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन गया, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, आइसोमेराइज होगा। इसके लिए जो एंजाइम काम करता है वो आइसोमेरेज एंजाइम काम करता है। ठीक, अब आइसोमेरेज जो एंजाइम होता है इसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे। मतलब यहाँ फ्रक्टोज के 6 जो कार्बन है वहाँ फॉस्फेट था, लेकिन जब यहाँ जो फ्रक्टोज चेंज हो रहा है 1,6 बिस फॉस्फेट में, तो यहाँ जो फॉस्फेट आ रहा है वो फर्स्ट कार्बन पे भी जो है आके जुड़ रहा है। ठीक, तो इसमें भी जो है एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसके लिए भी हम एटीपी का यूज करते हैं। और इस काम को जो करवाता है उसमें एक एंजाइम काम आता है, उसको हम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज बोलते हैं। इसी को हम पेसमेकर एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के DHAP में और 3PGL में। इसके लिए जो है एल्डोज नाम का एक एंजाइम जो है ये काम करता है, इसको कन्वर्ट कराता है। एल्डोज नाम का जो एंजाइम होता है ये 4th क्लास का एंजाइम है। 4th क्लास का एंजाइम मतलब ये बिना वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है DHAP और PGL में। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, ये 6 फॉस्फेट जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये भी 6 कार्बन का होता है, और ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये भी 6 कार्बन का होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये भी 6 कार्बन का होता है। उसके बाद ये टूटता है और 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक DHAP एक 3PGL। तो सबसे पहला जो है वो हमको एनर्जी दे के, सबसे पहला काम जो है वो एनर्जी दे के हमको इसको अनस्टेबल करना था, तो हमने यहाँ पहला प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट किया। ठीक, अब दूसरे प्रोसेस में जो है हम DHAP से और 3PGL 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, अब हमको दूसरा प्रोसेस है हाइड्रोजन रिलीज करने का, तो ये जो 3PGL है ये कन्वर्ट होगा 1,3-डाई-PGA में। ठीक, केल्विन साइकिल में हमने इसका उल्टा पढ़ा था। ठीक, केल्विन साइकिल में हमने 1,3-PGA से 3PGL बनाया था, मतलब एसिड से एल्डिहाइड बनाया था, वहाँ रिडक्शन हुआ था। और यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे एल्डिहाइड से हम एसिड बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब हम यहाँ एल्डिहाइड से एसिड बना रहे हैं तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। इस रिएक्शन में जो होता है NAD+ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, और यहाँ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है आके जुड़ता है। ये इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ये H3PO मतलब फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट है, H3PO4 का फॉस्फेट है। ठीक है, और जो 1,3-डाई-PGA है अब ये कन्वर्ट होगा 3PGA में। 3PGA में जो कन्वर्ट होगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, एक 1 कार्बन पे एक 3rd कार्बन पे। अब यहाँ से एक फॉस्फेट जब निकलेगा तो वो फॉस्फेट को जो है ADP ने लिया, ADP ने ले लिया और कन्वर्ट हो गया ATP में। ठीक है, ATP में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब 3PGA जो होता है वो भी कन्वर्ट होगा 2PGA में। ठीक, अब कार्बन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी कार्बन 3 है, बस क्या है कि यहाँ जो कार्बन जो 3rd कार्बन पे फॉस्फेट है वो अब 2nd कार्बन पे फॉस्फेट आ गया है। ठीक है, अब यहाँ जो PGA है ये कन्वर्ट होगा पेप के मॉलिक्यूल में, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन, लेकिन इस प्रोसेस में जो है वो वाटर निकलेगी। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो ये पेप मॉलिक्यूल है ये फाइनल कंपाउंड चेंज होगा पायरुविक एसिड में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने वहाँ केल्विन साइकिल में पढ़ा था कि पायरुविक एसिड से जो है पेप बन रहा था, तो वहाँ हमने ATP का यूज किया था PPDK एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे पेप से जो है पायरुविक एसिड बन रहा है, तो जो यहाँ फॉस्फेट निकल रहा है इसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, मतलब यहाँ फॉस्फेट है, तो जो ये फॉस्फेट निकल रहा है इस फॉस्फेट को ADP लेके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये पायरुविक एसिड तो बन गया। अब हमको पता है कि हमें पता है कि ग्लूकोज से जो है 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के बन रहे हैं, एक बना DHAP और एक बना 3PGAL, और जो ये मैंने पायरुविक एसिड बनाया है ये बनाया है मैंने एक PGL से, और ये जो DHAP होते हैं और ये 3PGL ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक, अब जैसे मैंने PGL से पायरुविक एसिड बना लिया, ठीक है, तो ये DHAP जो होता है ये चेंज होगा पायरुविक एसिड में। ठीक, और दूसरा प्रोसेस भी जो है चलने लगेगा। ठीक,
इसका मतलब है इसके बाद से हमको सारी रिएक्शन को जो है 2 बार चलाना होगा। ठीक, एक बार तो पीजीएल से चेंज होगा, उसके बाद दूसरी बार जो है वो डीएचएपी से चेंज होगा। तो सारी प्रोसेस को जो है हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी, सबको 2 से, सारे प्रोसेस को जो है हमको 2 से 2 बार चलाना होगा। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट जो होता है एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट एटीपी बन रही है तो उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, एसएलपी। एसएलपी, तो यहाँ 2 जगह एसएलपी हो रही है, एसएलपी। ठीक, एसएलपी का जो फुल फॉर्म होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। या तो ये बोले एसएलपी बोले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, या बोले डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। या तो ये बोले, या बोले एटीपी सिंथेसिस विदाउट ईटीएस, ईटीएस। ये तीनों का मतलब यही होता है एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल में जो फॉस्फोरिलेशन होता है। तो यहाँ ग्लाइकोलिसिस के जो होते हैं वो 2 स्टेप होते हैं जहाँ एटीपी बनता है। एक स्टेप ये होता है और एक स्टेप ये होता है। तो अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्ट सिंथेसिस कितनी हुई एटीपी की, तो आप बताएंगे 4 एटीपी के मॉलिक्यूल डायरेक्ट बने। ठीक है, फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्ट सिंथेसिस 4 एटीपी का। यूज कितने हो गए? 2 एटीपी। तो एटीपी गेन कितना हुआ? 2 एटीपी का। ठीक है, क्योंकि 4 एटीपी ये बने, यहाँ पे 2 बने, ये यहाँ पे 2 बने, लेकिन 2 यहाँ पे यूज भी हुए, तो बचे कितने? 2। ठीक, यहाँ बने 2। अब एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एटीपी नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक, तो इसका जवाब होगा 8 होगा, क्योंकि 2 जो होते हैं वो तो सीधे मिल रहे हैं हमको, ये 2 तो जो हैं ये सीधे मिल रहे हैं। बाकी एरोबिक जो रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, उसमें जो होता है NADH2 होते हैं। ये NADH2 जो होते हैं ईटीएस में जाके 3 एटीपी बनाते हैं, ईटीएस में जाके 3 एटीपी। तो यहाँ NADH2 कितने हैं? यहाँ NADH2 हमने 2 बनाए, तो मतलब 1 से 3 तो 2 से 6 ये हो गया, 2 उसने 2 वहाँ बने ये वाले, तो इसका आंसर जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें हमने 4 हाइड्रोजन जो है निकाला है। ठीक, ये 4 हाइड्रोजन जो है हमने निकाला है, एक NADH2 से 2, तो 2 से 4 हाइड्रोजन यही हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक, तो इसको हम जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं ग्लूकोज का। एक बात आप याद कर लीजिए कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्लूकोज को पार्शियल ऑक्सीडाइज करने की जो है उनके पास एबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जो ग्लाइकोलिसिस जहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है एनसीईआरटी में, उसके जस्ट ऊपर देखेंगे 3 लाइन में उसमें लिखा हुआ है कि इन एनी केस all living organism retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen। ठीक है, this breakdown of glucose to pyruvic acid, इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये जस्ट लाइन जो है ये ग्लाइकोलिसिस के जस्ट ऊपर पैराग्राफ में सबसे नीचे यही 3 लाइनें लिखी गई हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक काम और किया है, जो ये हाइड्रोजन निकाल कर NADH2 बनाया है। ठीक, एनसीईआरटी ने इसके लिए एक टर्म यूज किया है जिसका नाम है रेडॉक्स इक्विवेलेंट। ठीक, इसको रेडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि जो पीजीएल से निकला है, ठीक, निकला पीजीएल में से और जुड़ा NAD+ में। ठीक, तो पीजीएल का जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और NAD+ का रिडक्शन हुआ। तो एक तरह से यहाँ पे PgAl का जो है ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन होता है, इसलिए हम इसको रेडॉक्स इक्विवेलेंट या रेडॉक्स पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। एक पीजीएल से 2 हाइड्रोजन निकले हैं और दो, एक पीजीएल से, यहाँ देखिए, एक पीजीएल से 2 हाइड्रोजन निकले हैं और तो 2 से 4 निकले हैं। तो एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 3 पीजीएल टू 1,3 डाई पीजीएल, ठीक, 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 से 2 निकले हैं तो 2 से 4, ठीक है, ठीक। तो एक ग्लूकोज जो होता है उससे 2 पीजीएल बनता है, 2 पीजीएल बनता है, ठीक है। और 2 पीजीएल से जो होता है वो 4, यहाँ पे मैं भूल गया था, ये 2 पीजीएल पूरे जब प्रोसेस को 2 बार चलाएंगे तो यहाँ से पूरा ये भी 2 बार चलेगा और सारे प्रोसेस 2 बार चलेगा। तो एक ग्लूकोज से जो होता है वो 2 पीजीएल जो होती हैं वो बनता है और एक पीजीएल से 2 बनता है तो 2 से जो होता है 4 रेडॉक्स इक्विवेलेंट निकलेगा, ठीक है। ये तो हो गया पूरा ग्लाइकोलिसिस। अब इसमें कुछ बातें और जानते हैं, जैसे कि जो ग्लाइकोलिसिस का ये फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। इसमें से हमने, आपको देखिए, इसमें से मैंने सब में रिवर्सिबल का एरो बनाया, बस 3 को छोड़ के। जो पहला होता है फर्स्ट, थर्ड और 10वां, ये तीनों जो होते हैं ये इरिवर्सिबल स्टेप है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है, ठीक। ये तीनों इरिवर्सिबल स्टेप हैं क्योंकि ये जो है ये चेक पॉइंट हैं, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो वर्किंग एंजाइम है वो एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम जो होता है उसको हम एलोस्टेरिक साइड से जो होता है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमने आपको पहले भी बताया, ये जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है ये पेस मेकर एंजाइम होता है, इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। मतलब यही डिसाइड करता है कि अगर ये बढ़िया से काम करेगा तो ग्लूकोज अच्छे से टूटेगा, अगर ये बढ़िया से काम करेगा तो पायरुविक एसिड भी जो है अच्छे से बनेगा, तो इसको हम पेस मेकर एंजाइम भी कहते हैं, ठीक। और ये जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड जो है ये सेल के साइटोप्लाज्म में बना है, ठीक है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इस पे एक क्रिस्टे बने हैं, ये, ठीक है। तो जो पायरुविक एसिड बना है, या इसको हम दूसरे उस पर ही ले लेते हैं, ये पायरुविक एसिड बना है साइटोप्लाज्म में, ठीक। सेल के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक प्रोसेस जो है, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो चलता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये पेरी मेम्ब्रेन स्पेस हो गया पीएमएस, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स में जो है एरोबिक रिस्पिरेशन का जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, वो इसी में चलता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड जो बना है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा, ठीक है। एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है वो करके चलाएगा एनारोबिक रिस्पिरेशन को, ठीक है। अगर चलना है एरोबिक रिस्पिरेशन तो पायरुविक एसिड जो होता है वो इंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, ये जो है एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन चलेगा। ये पायरुविक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होगा पहले एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए में। उसके बाद ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है ये क्रेब्स साइकिल को चलाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये ग्लाइकोलिसिस में, जहाँ ग्लाइकोलिसिस हेडिंग पड़ी है और पूरा ये पैराग्राफ जितना भी लिखा गया है ये पूरा जो है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है फर्मेंटेशन लिखा है, उसके आगे एरोबिक। तो सबसे पहले हम एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फर्मेंटेशन और आगे का प्रोसेस देखेंगे और ये चीज़ें जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है थैंक यू।